अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पे सेकंड वीडियो है। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास स्टीपनेस क्या होती है और हमने स्लोप फाइंड किया था एक ऐसे फंक्शन का जिसका ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही थी। लेकिन आज हम एक ऐसे फंक्शन का स्लोप फाइंड करेंगे जिसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि एक कर्व की फॉर्म बन रही होगी। पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने कहा था कि कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन था। उसके बाद आपने जब इसका ग्राफ ड्रा किया तो आपके पास जो उसका ग्राफ बना तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। लेकिन आज हम जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम जो फंक्शन लेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, जब उसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि वो हमारे पास एक कर्व की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने एक चीज़ को डिस्कस किया था, जो हमने कंक्लूजन निकाली थी वो हमारी ये थी कि जब भी हम स्टीपनेस या जो स्लोप होगी वो ऐसे ग्राफ की फाइंड करेंगे जिसका हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी तो वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी थ्रू द ग्राफ। मतलब उसका मतलब ये था कि अगर आप इन दो पॉइंट पे स्लोप या स्टीपनेस को फाइंड करते हैं तो उसके बाद आप नेक्स्ट किसी भी दो पॉइंट्स पे इस ग्राफ के आप फाइंड करेंगे स्टीपनेस या स्लोप को, वो आपके पास पूरे ग्राफ में कांस्टेंट रहेगी। मतलब आपने यहाँ पे फाइंड किया, आपके पास 5 आ गई, उसके बाद आप नेक्स्ट किसी भी दो पॉइंट्स पे फाइंड करेंगे तो आपके पास हमेशा 5 ही आएगी। इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा आपके पास कांस्टेंट ही रहेगी। लेकिन जब आपके पास ग्राफ एक कर्व की फॉर्म में होता है तो स्टीपनेस आपके पास कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि वो हर पॉइंट पर चेंज होती जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास यहाँ पे जो स्टीपनेस है वो नेक्स्ट पॉइंट पे वो स्टीपनेस नहीं रहेगी बल्कि वो चेंज होती जाएगी। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट पे वो स्टीपनेस और चेंज हो जाएगी। अब यहाँ जैसा कि आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि जो आपके पास ग्राफ है इसमें स्टीपनेस जो इस पॉइंट पे है इस पॉइंट से कम है, इसी तरह इस पॉइंट में स्टीपनेस है वो इन दोनों पॉइंट से ज़्यादा है, इसी तरह इस पॉइंट पर स्टीपनेस इन तीनों पॉइंट से ज़्यादा है, इसी तरह जो इस पॉइंट पर स्टीपनेस होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाली कि जो स्टीपनेस या जो स्लोप होगा जिस ऐसे ग्राफ का जो हमारे पास कर्व होगा तो हम इसका जनरल फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पर तो हम जनरल कैलकुलेट कर सकते थे। जनरल से क्या मुराद है कि हम कि दो पॉइंट्स का हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास एक नंबर आ गया जो कांस्टेंट था। हमने कहा कि जी थ्रू द ग्राफ आप किसी भी दो पॉइंट्स पे जाके कैलकुलेट करेंगे आपके पास वही नंबर कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या था कि यहाँ पे हर पॉइंट पे चेंज हो रहा था, तो हमने कहा जी हम इसको जनरल कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम एक स्पेसिफिक पॉइंट को टारगेट करेंगे और उस पॉइंट पर स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, अब वो सपोज करें आप वो पॉइंट कोई भी ले लेते हैं, आप ये पॉइंट ले लेते हैं तो फिर आप इस पॉइंट का मुझे स्लोप कैलकुलेट करके देंगे, जब आप इस पॉइंट पर ले लेंगे तो आप इस पॉइंट का स्लोप कैलकुलेट करके देंगे। ऐसे आप एक पॉइंट को टारगेट करेंगे, आप पूरी जनरल उसका स्लोप फाइंड नहीं करेंगे। ये तो आगे एक बात। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट बात है उससे प्रोसीड करने से पहले मेरा सबसे एक क्वेश्चन है कि इज़ द अर्थ इज़ राउंड और फ्लैट, कि ज़मीन हमारे पास गोल है या हमवार। जैसा कि हम सबको पता है कि ज़मीन हमारे पास गोल है, लेकिन हम जब इसको हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस नहीं होता। जैसे कि आप एक ग्राउंड में खड़े हैं तो आपको फील होता है कि ग्राउंड बिल्कुल हमवार है। इसी तरह अगर आप एक सड़क पे जा रहे हैं तो आपको फील होता है कि सड़क बिल्कुल हमवार है। ठीक है जी, जैसा कि अब आप किसी भी चीज़ को फील करेंगे आपको भी ये हमवार क्यों फील होती है, इसको हम इस तरह समझते हैं कि सपोज करें ये ज़मीन है, इसके ऊपर आप यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसको मैं क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ, ये चीज़ है। ठीक है जी, इसी पॉइंट को मैंने जूम किया है, इस पॉइंट को मैंने जूम कर लिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक स्ट्रेट लाइन गुजारूंगा किससे, इस पॉइंट से जिस पे आप खड़े हैं। एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ से पास करवा दी। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ को ऑब्जर्व किया कि ये जो स्पेसिफिक पॉइंट था हमारा जिस पे आप खड़े थे उसके इर्द गिर्द एक ऐसा रीजन बनेगा जहाँ पर आपके पास जो कर्व लाइन होगी और जो स्ट्रेट लाइन होगी ये अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। वो रीजन हमारे पास क्या बना है, यहाँ पे ये रीजन बन रहा है जहाँ पे हमारे पास जो कर्व लाइन है और जो स्ट्रेट लाइन है वो अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल होगी है। यही कैलकुलस का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। कैलकुलस जो बेस है वो इस कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है कि जब भी आप किसी कर्व लाइन को या कर्व पाथ को आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन के इक्वल हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं इस चीज़ की स्लोप फाइंड करना चाहूँ, इस कर्व की स्लोप फाइंड करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा वो टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड कर लूँगा क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अब ये जो लाइन है इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ये लाइन हमारे पास होती है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन क्या होती है कि ऐसी लाइन जो किसी कर्व के एक पॉइंट को टच करके गुजरे और वो पास हो जाए वहाँ से। अब ये लाइन थी, ये लाइन आई, उसने एक पॉइंट को टच किया और यहाँ से
पास हो गई, ठीक है। ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, ये टेंजेंट लाइन होती है। सपोज करें कि अब मैं क्या कहता हूँ कि मैंने अब हमें यहाँ से दो चीज़ें कंक्लूड कर ली कि हमने कि फर्स्ट क्या थी कि हम जब भी ग्राफ ऐसे फंक्शन का ग्राफ का स्लोप फाइंड करेंगे जो कि कर्व है, तो हम एक स्पेसिफिक पॉइंट को टारगेट करेंगे। और दूसरी हमने क्या फाइंड कर ली कि जब भी हम किसी कर्व को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, तो हमारे पास एक ऐसा रीजन भी आएगा जहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास कर्व्ड पाथ होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास स्ट्रेट लाइन के इक्वल होगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अगर सपोज करें मैं इस पॉइंट पे क्या फाइंड करना चाहता हूँ, स्लोप फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ऐसी टेंजेंट लाइन बना लेता हूँ। टेंजेंट लाइन यहाँ से मैंने पास करवा दी। अब यहाँ पे एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पे जो टेंजेंट लाइन होगी और जो स्लोप होगी, टेंजेंट लाइन होगी और जो कर्व होगी, ये अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल होंगी। अगर मैं कर्व का मैं स्लोप फाइंड करना चाहता हूँ, तो इसका ये तरीका है कि मैं क्या इस टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड कर लूँ। तो क्योंकि ये टेंजेंट लाइन और ये जो कर्व है ये एक दूसरे के बराबर है, तो अगर मैं एक चीज़ का फाइंड कर लूँगा तो मेरे पास किसका आ जाएगा, मेरे पास उस पॉइंट पी का भी स्लोप फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने कंक्लूजन क्या निकाली, मैंने कहा कि जो स्लोप आपके पास है एट पॉइंट P is equal to slope of tangent line at point P। मतलब कि स्लोप आपके पास किसी भी पॉइंट पे है वो किसके इक्वल है, वो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट, ठीक है जी। उस पॉइंट पे जो स्लोप टेंजेंट लाइन होगी उस स्लोप के बराबर होगा। स्लोप हमारे पास क्या होता है किसी भी पॉइंट पे, जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है कि स्लोप हमारे पास क्या होता है, स्लोप हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वाई में चेंजिंग होना एक्स के लिहाज से, ठीक है। अब हमारे पास जो स्लोप किसी भी पॉइंट के किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू किसका होता है, टेंजेंट लाइन के स्लोप के बराबर होता है, ठीक है जी। अब यहाँ से आपने देख लें, अब हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास है क्या। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी, जो हमने पिछले लेक्चर में जो ग्राफ बनाया था स्ट्रेट लाइन, उसमें जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन वाई यानी कि जो स्लोप होता था वो पूरे ग्राफ पे कांस्टेंट रहता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, कर्व में क्या होता है कि हर पॉइंट पे जो स्लोप या रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है वो चेंज होता रहता है। हम इसको इस तरह समझते हैं कि सपोज करें कि आपके पास जो वाई है वो आपके पास क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेस बाय बॉडी, मतलब बॉडी जो डिस्टेंस डिस्प्लेस कर रही है, और एक्स क्या आपके पास, टाइम टेकन बाय बॉडी, ठीक है जी, बॉडी, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ जी, स्पीड आपके पास क्या होगी, स्पीड हमारे पास क्या है, वाई ओवर एक्स। वाई आपके पास क्या है, डिस्टेंस, और एक्स क्या आपके पास, टाइम। इसी चीज़ को मैं कह सकता हूँ कि रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी। और इसी चीज़ को क्या होता है, ये स्लोप की डेफिनेशन हमारे पास है क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने यहाँ पे क्या किया, स्लोप को स्पीड के इक्वल डिफाइन करवाया। वो मैंने कैसे करवाया, मैंने कहा कि जो आपके पास वाई है वो आपके पास डिस्टेंस है जो कोई भी बॉडी कवर कर रही है, और एक्स क्या आपके पास, टाइम टेकन बाय बॉडी, मतलब कि जो टाइम बॉडी ले रही है, ठीक है। स्पीड की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमारे पास क्या था, वाई, और टाइम क्या था हमारे पास, एक्स। अब इसी चीज़ को हम ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वाई में जो चेंजिंग हो रही है एक्स के लिहाज से, और इसी चीज़ को मैंने क्या कह दिया, स्लोप है। मतलब स्लोप को मैंने स्पीड की फॉर्म में डिफाइन करवाया है। इससे जो प्रीवियस हमारे पास जो लेक्चर में हमने ग्राफ को डिस्कस किया था, उसमें हमारे पास जो स्लोप होता था वो पूरे ग्राफ पर कॉन्स्टेंट रहता था। इसका मतलब है कि वहाँ पर स्पीड भी पूरे ग्राफ पे कॉन्स्टेंट रहती है, मतलब जहाँ पे जो यहाँ पे स्पीड है वो पूरे ग्राफ में वही स्पीड, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है तो वो पूरे ग्राफ में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करेगा। लेकिन इस वाले ग्राफ में ऐसा नहीं होता, इसमें हर पॉइंट पे उसकी स्पीड चेंज हो रही होती है। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर भी इसकी जनरल स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास क्या होती है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे उसकी स्पीड, मतलब हमें नहीं पता कि वो उसके टोटल स्पीड क्या है, वो इस पॉइंट पे क्या है, हमें क्या करेंगे कि जो पॉइंट को टारगेट कर रहे हैं उस पॉइंट पे हम देखेंगे उस पॉइंट पे हमारी स्पीड क्या है, ठीक है। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंस्टेंट स्पीड, वो हमारे पास क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट
पॉइंट P, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। और इसी चीज़ को हम क्या कह देते हैं, इसी चीज़ को हम कह देते हैं हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि हमने क्या करना है, अब हमने एक पॉइंट को टारगेट कर लिया, उस पॉइंट पे हमने स्पीड को कैलकुलेट करना है। स्पीड से यहाँ पे क्या मुराद है, स्पीड से मुराद है यहाँ पे स्लोप क्या है, वो स्लोप मतलब हमने उस पॉइंट पे स्लोप को कैलकुलेट करना है। इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होती है उसको आप जनरल ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी कि आपके पास एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो स्पीड थी। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं, किसी भी कर्व में 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, उन 2 पॉइंट्स के दरमियान हम कहते हैं कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो उसकी एवरेज स्पीड है, मतलब एक सपोज करें एक पॉइंट पे उसकी 5 है, आगे 10 है, 3 है, तो हम क्या करेंगे उसकी टोटल एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब उस जो कर्व के दोनों पॉइंट के दरमियान जितनी भी वो कर्व आ रही होगी उसके दरमियान उसकी एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर उस एवरेज स्पीड से हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड की तरफ आएंगे। ठीक है जी, हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने करनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का आपके पास जो फार्मूला है वो आपके पास ये है, एवरेज स्पीड हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस, स्पीड ही है डिस्टेंस ओवर टाइम। और यहाँ पे आपने एक बात गौर ज़हन में रखनी है कि डिस्टेंस हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y से, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x से। ठीक है, अब हमने वही ग्राफ को ड्रा किया। ठीक है, और ये कर्व हमने कहा जी, ग्राफ को जब ड्रा किया तो हमारे पास एक कर्व आ गई। ठीक है, अब हमारे पास एक पॉइंट था P तो पॉइंट था जिसको हमने टारगेट किया हुआ था, वो हमारे पास क्या था, x0 और y0। हमने कहा जी यहाँ पे वो क्या है, x0। इसी तरह हमने क्योंकि एवरेज फाइंड करनी है तो हमने एक पॉइंट और को ले लिया, वो क्या था Q। हमने कुछ इंक्रीमेंट किया है इस पॉइंट में। इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या है कि हमने जब इसको इंक्रीमेंट किया तो x0 हमने कुछ ऐड कर दिया, x0 प्लस डेल x, इसको हम x कह रहे हैं, इस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास y है। इसी के क्रॉसपॉन्डिंग हमें जो y की वैल्यू मिली, हमें y की वैल्यू क्या मिली, वो हमें मिली जी y1 हमें मिल गया जी fx0, और इसकी तरह हमें जो y2 मिल गया वो हमें मिल गया fx0 प्लस डेल x। और ये जो चीज़ हमें मिल गई, ये हमारे पास जो डिस्टेंस ने कवर किया। अब देखिए हमने एवरेज स्पीड को फाइंड करना है। एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना, क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एवरेज डिस्टेंस और एवरेज टाइम। देखिए एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कर्व में उसने स्पीड को कवर किया। अब स्पीड को कवर करने के लिए उसने जो डिस्टेंस कवर किया, अब यहाँ पे देखें डिस्टेंस आपके पास ये है, डिस्टेंस को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y है। डिस्टेंस आपके पास ये है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। सपोज करें आपके पास कोई भी 2 पॉइंट्स है, ये है 5 मीटर और ये है 10 मीटर। मैं कहता हूँ कि जी आपने इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस कवर किया, आप क्या करेंगे, आप करेंगे 10 - 5, आप कहेंगे जी 5 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया इन दोनों के दरमियान। इसी तरह जब मैं कहूँगा कि इस दोनों के दरमियान इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप क्या करेंगे, बड़ी वाली से छोटी माइनस कर देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एवरेज स्पीड आपके पास यही थी, एवरेज स्पीड, तो आपने क्या किया जी fx0 प्लस डेल x माइनस fx0। और इसी तरह जब आपने इन दोनों को माइनस किया, मतलब आपने किया कि x0 प्लस डेल x माइनस x0, मतलब तो हमारे पास क्या बच गया, डेल x। जो इतना उसने जो डिस्टेंस किया, ये हमारे पास डेल x आ गया, ये हमारे पास आ गया डेल y, और ये किसके इक्वल है, ये इस चीज़ के इक्वल है। ठीक है, ये डेल y। अब हमारे पास ये एवरेज स्पीड आ गई। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड को ही हम कह रहे हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। यही हमारे पास रेट है चेंज है, क्योंकि ये हमारे पास जो इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है डेल वाई के, और ये डेल एक्स के, मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये हमारे पास एवरेज रेट आ गया। अब हमने यहाँ पर एक और बात आपने गौर की है कि देखें अब ये 2 पॉइंट है, अगर मैं क्या करूँ, मैं एक स्ट्रेट लाइन को पास करवाऊँ इन दोनों पॉइंट के अंदर से, ये स्ट्रेट लाइन को मैंने पास करवा दिया। अब आपने यहाँ पे देखना है कि जो स्ट्रेट लाइन है ये आपके पास है सीकेंड लाइन। सीकेंड लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व के किसी भी 2 पॉइंट को टच करके गुजर जाए। अब इसने एक पॉइंट कर्व के इसको टच किया, एक पॉइंट इसको टच किया, तो ये हमारे पास क्या होगी, सीकेंड लाइन। और जो स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन है यहाँ पे वो किसके इक्वल है, वो आपके पास इक्वल है एवरेज स्पीड या एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब कि जो इसकी जो स्लोप है वो इक्वल किसके है, एवरेज स्पीड के या एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई। अब हमने एवरेज स्पीड तक तो पहुँच गए। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि इन दोनों के दरमियान जो उसकी स्पीड थी। अब हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब कि हमने पॉइंट पी पे स्पीड फाइंड करनी है। पॉइंट पी पे स्पीड कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, हमने क्या करेंगे, हम जो हमारे पास इंक्रीमेंट है डेल एक्स, उसको कम करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब डेल एक्स को पहले अगर सपोज करिए हमारे पास 5 था, डेल एक्स जो हमारे पास डेल एक्स 5 है,
हम इसको कम करना स्टार्ट कर देंगे। हम इसको 4 करेंगे तो वो इस पॉइंट पे, 3 करेंगे इस पॉइंट पे, 2 1, जब 0 पे आ जाएंगे वो इस पॉइंट पे आ जाएगा। हम करना क्या चाहते हैं कि हम कहते हैं कि पॉइंट Q को हम किस पॉइंट पे लें, पॉइंट P पे। हमने क्या किया डेल एक्स को, जो हमारे पास डेल एक्स था उसको अप्रोच करवाना स्टार्ट कर दिया 0 के, मतलब हम इसे अप्रोच करवाएंगे 0 के। वो कैसे, हम इसको कम करना शुरू कर देते हैं। मैंने डेल एक्स को ये सपोज करेंगे हमारे पास 5 था, मैंने जब 4 किया तो वो इस पॉइंट पे आ गया, तो Q हमारे पास किस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे, ठीक है। जब मैंने इसे और कम किया तो वो इस पॉइंट पे आ गया, तो Q भी हमारे पास इस पॉइंट पे आ गया। इसी तरह जब मैं कम किया फिर भी इस पॉइंट पे Q आ गया, तो ये इस पॉइंट पे आ गया। जब हमने कम करते गए और एक ऐसा पॉइंट आया जब हमने डेल एक्स को किसके अप्रोच करवा दिया 0 के, तो हमारे पास जो पॉइंट Q था वो पॉइंट P को अप्रोच कर गया। और यहाँ पे हमने एक बात और नोट की, जो हमारे पास सीकेंड लाइन थी, क्योंकि देखिए सीकेंड लाइन यहाँ पे 2 पॉइंट में से पास हो रही थी। जब ये पॉइंट ही इस पॉइंट के साथ अप्रोच कर गया तो सीकेंड लाइन किससे पास होगी, एक पॉइंट से। तो हमारे पास ये सीकेंड लाइन क्या बन जाएगी, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब सीकेंड लाइन जब इसमें से पास की तो ये हमारे पास टेंजेंट लाइन बन गई, और जो हमारे पास एवरेज स्पीड थी वो एवरेज स्पीड ही हमारे पास क्या बन गई, वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड या एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बन गया, हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, हमारे पास आ गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट एक्स नॉट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट एक्स नॉट, ठीक है जी। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एक्स नॉट को ही हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स नॉट, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0, लिमिट डेल एक्स आपने अप्रोचेज करवाई 0 से, और आपके पास क्या आगे एफ एक्स नोट प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स नोट, और हमारे पास नीचे क्या है डेल एक्स। यही हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट एक्स नोट, ठीक है जी। अब इसमें आपने क्या किया, आपने बेसिकली फाइंड करनी थी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एवरेज स्पीड को कैलकुलेट किया। एवरेज स्पीड कैलकुलेट की तो हमारे पास एवरेज स्पीड किस चीज़ के इक्वल आ गई, हमारे पास एवरेज स्पीड इस चीज़ के इक्वल आ गई, ठीक है। अब हमारे पास ये एवरेज स्पीड थी, अब हमने एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियस स्पीड की तरफ आना था। हमने क्या किया, हमने डेल एक्स को अप्रोच करवाना स्टार्ट कर दिया 0 के, मतलब उसे कम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे हम कम करते गए तो हमारे पास जो एक ऐसा पॉइंट आया जब हमारे पास जो पॉइंट Q था वो पॉइंट P को अप्रोच कर गया, और जो सेकंड लाइन थी वो हमारे पास क्या बन गई, टेंजेंट लाइन। और उस पॉइंट को जब हमने पहुंचा तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज था, वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट में चेंज हो गया। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स नोट, और इसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, dy ओवर dx से, और यही हमारे पास डेरिवेटिव की